तरफ फैल रहा है। और आज जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग शहरों में कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें बरेली की इन तस्वीरों से आप ये समझ पाएंगे कि इस झूठ से देश का सांप्रदायिक माहौल कैसे खराब हो रहा है। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली की अल हजरत दरगाह की है, जहां जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन एक हिंसक टकराव में बदल गया। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की। ये वीडियो देखिए। इसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। और आज यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस परिस्थिति के पीछे वजह क्या है। पहले ये वीडियो देखिए। दो बड़ी बढ़ा दो अंदर ही चलो, अंदर ही बढ़ा, अंदर ही बढ़ा, बढ़ा बढ़ा उधर, उधर 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 इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और अब ये मामला संवेदनशील होने के साथ साथ गंभीर होता चला जा रहा है। देखिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे कानपुर में लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह से आई लव मोहम्मद लिख दिया है। ये घरों के बाहर अब इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी काफी हंगामा हुआ है। आज जितने भी लोग आई लव मोहम्मद को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब हम एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस विवाद पर दावा आखिर क्यों हो रहा है और उसके पीछे का पूरा सच क्या है। क्योंकि एक आंदोलन जिसे सोशल मीडिया पर शुरू किया गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दावा ये था कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहला दावा था ये।
कानपुर में 9 सितंबर की बात है जब आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इस दावे को देश भर में ऐसे फैलाया गया जैसे पुलिस ने कानपुर शहर में मुसलमानों को आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार किया, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। तो सुनिए, खुद पढ़िए, कानपुर पुलिस ने इस दावे को लेकर क्या जानकारी दी है। यह गलत है कि इस पोस्टर को लगाने पर था, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की ही नहीं गई है। गलत जगह पर जानबूझकर उकसाने भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जहां पर इजाजत दी गई थी वहां पर पोस्टर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरा दावा यह कि भारत में मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ आई लव मोहम्मद बोलने से रोका जा रहा है। किसने रोका? यह दावा गलत है। सच यह है कि अब तक जितने भी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है उनमें प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के जुलूस और मार्च निकाल रहे थे। जहां जहां कार्रवाई हुई है, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी ऐसा मोर्चा या आंदोलन नहीं निकाल सकता है, और ये सिर्फ एक धार्मिक आधार पर निकाले गए आंदोलन की या मोर्चे की या रैली की या रन की बात नहीं है। कोई राजनीतिक रूप से भी अगर सड़कों पर ऐसे निकलेगा कोई रैली करने के लिए बिना इजाजत का, ये जितने नेता रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, उन सबकी इजाजत ली जाती है। अगर इजाजत ना हो और उस रास्ते पर कोई भी जाए, नेता हो, कोई आम आदमी हो, किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, किसी पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तीसरा दावा ये कि पुलिस अब घरों पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से रोक रही है, लेकिन ये दावा भी गलत है। दावा ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से रोका जा रहा है। दावा गलत है। कई राज्यों में घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगे हुए हैं और उन्हें किसी ने नहीं हटाया। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई है जहां पर लोग अपने घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन यहां आपको ये याद रखना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पोस्टर्स या बैनर्स लगाने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है, और अनुमति के ऐसे पोस्टर्स के साथ ही लगाया जाता है। वहां पुलिस इसका संज्ञान ले सकती है जहां भी बिना अनुमति से लगाया जाता है, और ये सभी धर्म के मामलों में होता है। और आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेताओं को भी इस मामले में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आम लोगों में एक गलतफहमी पैदा होती है और जानबूझकर फिर उकसावे की एक कड़ी शुरू होती है। और सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं जहां पर इस तरह की भड़काऊ बातों को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। आम लोगों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये भारत सभी 145 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ इस तरह की नफरत किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस पाकिस्तान के साथ हमें एक नहीं, शुरू में हमने कहा था ना कि एक भी मैच नहीं खेलना था, अब उस पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एशिया कप का फाइनल भी खेलना होगा जो 28 सितंबर को होगा। और उससे पहले आज एक बड़ी खबर यह आई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। इनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच में 6-0 का इशारा करते हुए भारतीय टीम को उकसाने की कोशिश की, बल्कि वहां पर मौजूद जितने लोग मैच देख रहे थे उनकी तरफ भी भड़काऊ तरीके से उकसाने वाली बातें कर रहे थे। और वो ये दिखाना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के विमानों को मार गिराया, जिसके बाद बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत की, जिन्होंने अपने बैट से गन सेलिब्रेशन किया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस मामले पर तो 30% लग गई है, और वैसे ही सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी लग गई है, क्योंकि उन्होंने श्रेय दिया था और डेडिकेट किया था विक्ट्री को पहलगांव के जो हमारे पीड़ित परिवार थे उनको। लेकिन जिस शख्स ने खुले मैदान में बीच पिच पर खड़े होकर फायरिंग का, गन से फायरिंग का इशारा किया, उनको सिर्फ चेतावनी दी गई है। देखिए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई थी और आज दुबई के जिस होटल में पाकिस्तान की टीम रुकी हुई है वहां मैच रेफरी रिची रिचर्डसन आए और इसके बाद हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले लिखित में अपना बयान दिया, अपना जवाब दिया, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पेश होकर भी अपनी सफाई दी। इनमें हारिस रऊफ ने मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से कहा कि वो दोषी नहीं है और उन्होंने 6-0 का जो इशारा किया था उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह पूछा कि अगर इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था तो 6-0 का इशारा करके क्या बता रहे थे, जिस पर हारिस रऊफ कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पाए। और यह माना गया कि उस दिन इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मैच के दौरान भारत के खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की थी और इसके लिए
हारिस रऊफ पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि साहिबजादा फरहान को उनके गन सेलिब्रेशन जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रऊफ को हटाकर अगर गन सेलिब्रेशन की तस्वीर हम दिखा दें, गन सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी गई सिर्फ, और इसमें कुछ भी उकसाने वाला आईसीसी को दिखा नहीं। दूसरी तरफ वहीं भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत को पहलगाम के पीड़ितों और सेना को समर्पित किया था। इस पर आईसीसी को गलती दिख गई और इस पर उन्होंने उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है। यानी पीड़ितों को, आतंक के पीड़ितों को अपनी जीत समर्पित करना तो अपराध हो गया, लेकिन बीच मैदान में, बीच पिच पर गन सेलिब्रेशन करना या गन का इशारा करना, उकसाने वाली हरकत करना, उसमें आईसीसी को कोई गलती दिखी नहीं है। सबके बीच बड़ी बात यह है कि अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होने वाला है और ये 41 सालों में पहली बार है जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई हैं। सोचिए, कहां तो भारत के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का जरूरत ही नहीं है, बहिष्कार करना चाहिए, और कहां अब इसी एशिया कप में 41 साल बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच 41 साल बाद पहलगाम के आतंकी हमले और सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फाइनल मुकाबला अब होने जा रहा है। और हम आपको कि ये कोई सामान्य मैच नहीं होगा ये लिख कर दे रहे हैं। जिस तरह से भावनाएं चरम पर होंगी, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के टीवी चैनल कल रात से ये चर्चा कर रहे हैं कि इस मैच में अगर जीत गए तो वो क्या क्या करेंगे। हारते हैं, बार बार हारते हैं, हर मकाम पर हारते हैं, लाइव मैच में हारने के बाद भी इनको अकल नहीं आती है। खैर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो उसे अपनी ये जीत अपनी सेना को समर्पित करनी चाहिए। और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत उत्साहित है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है कि वो किसी को भी हरा सकती है और इस संडे को उसके सभी 11 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। जबकि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर तो ये कहा जा रहा है कि कहीं भारत डर के मारे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने से इनकार ना कर दे। सोचिए, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी, कमेंटेटर्स कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसी एशिया कप में भारत ने इसी पाकिस्तान टीम को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हराया। राशिद भाई, क्योंकि चैंपियंस लीग का मैच एंड टाइम पे उन्होंने इंडियन टीम ने बॉयकॉट कर दिया था, आपको लगता है कल का मैच जो है वो एंड टाइम पे बॉयकॉट ना कर दे इंडिया, ऐसी कोई खबर है राशिद भाई? नहीं, अभी तक तो नहीं है खबर। अहमद भाई, आपके वो एक ऐड था ना कि पहुंच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए। ये काम इंडिया के बस से बाहर है। अगर हमें ये एशिया कप देते हैं तो ये हम सारे गम भुला देंगे। हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से वो 1 हार बर्दाश्त नहीं होने वाली। हमने खाली फ्लाइंग नहीं करनी, हमने खाली डस्ट नहीं करनी। अब होगा इंशाल्लाह 2-1 होगा इंशाल्लाह। 28 को अल्लाह के फजलो करम से हम इंडिया को हरा के एशियन चैंपियन बनेंगे, क्योंकि जिस हालात में पाकिस्तान जीत के आया यहाँ पे, अब दुनिया की, अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत उनको हारने जीतने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह तुम लोगों से बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे और वो तुम लोगों को सारी जिंदगी चोट नहीं भूलेगी। तैयार रहना, संडे वाले दिन बहुत पिटाई होगी। मैंने बोला जान जाए लेकिन बाल ना जाए। शाहीन जब हमारे मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी, ये कप हमारा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा जरूर, ये तारीख आप याद रख लें, आज का टाइम भी, और पाकिस्तान विन करेगा। Watch out, we're coming. We're coming. Yes. We'll take the cup. We'll take the cup. जैसे एक पूरे देश के आंखों पर पट्टी बन जाए, उसकी आंखों में इतनी धूल चली जाए कि उसे सच और झूठ के बीच का फर्क ही ना समझ में आए। कुछ यही हाल पाकिस्तानियों का हो चुका है। आपने उनकी बात सुनी होगी, कॉमेडी से ज्यादा अब इनकी बात कुछ समझ में आती नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अब ये भारत पाकिस्तान का जो फाइनल मुकाबला है वो होने वाला है। तो क्रिकेट में भारत पाक टक्कर में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के फाइनल में अब तक 12 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 8 बार जीत पाकिस्तान की हुई है और 4 बार भारत की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 12 बार फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर हुई है, जिनमें 8 बार पाकिस्तान जीता है, 4 बार
भारत जीता है। पाकिस्तान इन आंकड़ों को देखकर खुश हो रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनमें से 11 फाइनल्स वनडे फॉर्मेट में खेले गए, जबकि T20 फॉर्मेट में सिर्फ एक फाइनल खेला गया, जो कि साल 2007 में हुआ था और उसमें भारत जीता था। और इस बार भी एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जहां भारत के पास 1-0 की बढ़त है। वनडे फॉर्मेट्स में 11 हुए थे और T20 फॉर्मेट में एक फाइनल वर्ष 2007 में हुआ था, 1984 में। तब भारत ने पीटा था, अच्छे से पीटा था। 2007 में वापस गए थे तो खिलाड़ियों के लिए वहां पर बड़ी मुश्किल हुई थी पाकिस्तान में, और यह हमेशा इतिहास रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जब पिट के जाते हैं तो उनके साथ वहां पर बहुत ही बुरा सलूक होता है। बहर आइए आपको दिखाते हैं एशिया कप का खिताब भारत ने 8 बार जीता है। तो उसमें कौन कौन से साल है? 1984 से लेकर, जूम इन कीजिएगा, 1984 से लेकर 1988, 1990, 1995, 2010, 16, 18, 23, ये पूरा 8 बार एशिया कप भारत ने जीता है और 8 बार ये मैच जीता है और 2 बार इसे पाकिस्तान ने भी जीता है। तो वो भी आपको बता दें, वर्ष 2000 और 2012 में 8 बार भारत ने ये मैचेस जीते हैं, ये एशिया कप जीता है। तो फाइनल्स में पहुंचकर सभी को इंतजार रहेगा संडे के मैच का। इसके अलावा इस बार के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान की इसी टीम को एक बार नहीं 2 बार हरा दिया है। सबसे पहले 14 सितंबर को भारत ने 7 विकेट से ये मैच जीता, पाकिस्तान को हराया, और फिर 21 सितंबर को फिर 6 विकेट से भारत मैच जीता है। हमारे स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। अब ये वाला जरूर सुनिएगा, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर ये कहा जा रहा है कि एक बार के लिए मौत आ जाए लेकिन अभिषेक शर्मा खेलने नहीं आए। सुनिए। आज फिर एक मर्तबा अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। 25 साल का एक लोंडा, 25 साल का दिल्ली का लोंडा इन्हें ऐसे मार रहा था नाज़रीन, जैसे काकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। मतलब पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में। फिर अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया। वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के। एक प्लेयर ऐसा आपको नजर आएगा, वो अभिषेक शर्मा है, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम्स जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो। भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां। वो नहीं छोड़ता, वो बोलता है अगर मिल रही है मैं इस ओवर में 3-4 मार दूंगा। बॉलर बड़े आमिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं जिस तरह की वो बैटिंग करता है। देयर इज नो डाउट कि ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट और एक किस्म का ये बॉलर्स के ऊपर जो है फियर क्रिएट करता है और जो बॉलर्स के प्लान्स हैं उनको टोटली डिसरप्ट करता है। तो शर्मा जी का खौफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इधर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी अभिषेक शर्मा को गलती से अभिषेक बच्चन कह दिया। मतलब ऐसी हालत सबकी खराब है अभिषेक शर्मा के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का कैसा खौफ चल रहा है। सुनिए, वायरल हो रहा है खूब। पाकिस्तान अगर गेट अभिषेक बच्चन आउट फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कह रहा हूं अर्ली ऑन, देन व्हाट्स गोना हैपन विद द मिडिल ऑर्डर। उनका मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म नहीं किया, उसने फिर नहीं किया। तुझे लगता फिर अभिषेक बच्चन। सो अभिषेक शर्मा इज अभिषेक बच्चन को आउट करा रहे हैं क्रिकेट के मैदान में। खैर, पाकिस्तान के इस हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आज अगर कोई ये पूछे कि पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है, तो पाकिस्तानी यही कहेंगे कि अभिषेक शर्मा चल रहा है। इस खबर से आगे बढ़ते हैं आप और आपको ये बताते हैं कि जैसा खौफ इस वक्त पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का है, वैसा ही खौफ हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों में इजराइल की सेना का है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जरा इस खबर को देखिए। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया, जिसमें वो अपने साथ एक नक्शा लेकर आए थे और इसे दिखाकर संयुक्त राष्ट्र में ये बता रहे थे कि उन्होंने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को साफ कर दिया है। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred, and their leaders, if they attack Israel, will also be gone.
and for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में 2 दिनों से फिलिस्तीन का मुद्दा गूंज रहा था, लेकिन आज इजराइल ने पूरी तस्वीर पलट कर रख दी। साफ कहा कि वो किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ेगा और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को भी आखिरी चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर उसने इजराइल के 48 बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसका बहुत बुरा हश्र होगा। Thanks to special efforts by Israeli intelligence, my words are now also being carried. They're streamed live to the cell phones of Gazans. So to the remaining Hamas leaders and to the jailers of our hostages, I now say, lay down your arms. Let my people go. Free the hostages. All of them. The whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down. और अब ये भी देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में ही जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये भाषण चल रहा था, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गाजा के सभी मोबाइल भाषण दे रहे थे। उस वक्त मोसाद ने सभी मोबाइल फोन्स जो थे फिलिस्तीन में, उनको हैक कर लिया ताकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये भाषण सीधे हमास और उसके द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को सुनाया जा सके। बहरहाल देखिए, बड़ी बात यह है कि मोसाद जिस तरह की एजेंसी है, जिस तरह से काम करता है, उसको लेकर चर्चा पूरे विश्व में होती है, तो एक वजह यह भी है। और आप अगर यहां देखेंगे तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का इजराइल का अंदाज बिल्कुल अलग है। आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये भाषण दे रहे थे, तब संयुक्त राष्ट्र में मौजूद अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने उनके भाषण का बहिष्कार किया। वो अपनी खाली सीट छोड़कर वहां से बाहर चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो संदेश देने आए थे, वो बात उन्होंने इस मंच से दुनिया के सामने हर हाल में रखी। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में बताते हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया और इस दौरान आधे से ज्यादा हॉल खाली नजर आ रहा था। ये देखिए, अपने 25 मिनट के भाषण में शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा 5 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, 3 बार चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र किया। और इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस अमेरिका और चीन दोनों की नाव में सवार रहना चाहता है और दोनों का फेवरेट बनकर रहना चाहता है। अब अगली खबर का रुख करें। हालांकि अमेरिका हो या चीन, ये दोनों देश भी फायदे के लिए पाकिस्तान को अपने साथ रखते हैं। और आज तो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की काफी बेइज्जती हुई। मजे की बात यह है कि इस बेइज्जती को पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सरकार अपना सम्मान बता रही है। सोचिए, ये देश खुद अपना मजाक उड़वाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बेइज्जती कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पूरे आधे घंटे तक मुलाकात के लिए इंतजार कराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता थी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर उनसे मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ओवल ऑफिस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला नहीं, जबकि आमतौर पर ऐसी मुलाकातों के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को किसी और कमरे में बिठा दिया गया और दोनों के चेहरों पर इस बेइज्जती का दर्द साफ दिख रहा था। सिर पर हाथ रखे इंतजार कर रहे थे। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें किस कमरे में इंतजार करने के लिए बैठाया गया है वो इसके बारे में नहीं जानते। सुनिए पहले। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. अमेरिकी तड़के के साथ इंटरनेशनल बेइज्जती इसे ही कहते हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बेइज्जती यह हुई कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका स्वागत करने नहीं आए। जबकि बाकी देशों के नेता व्हाइट हाउस आते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें खुद रिसीव करते हैं, उनका पूरा सत्कार भी किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ हुआ नहीं
और इससे बढ़िया स्वागत तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हुआ था। साल 2019 में इमरान खान जब व्हाइट हाउस आए थे तब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उन्हें रिसीव किया था और उनके साथ मीडिया के सामने बातचीत भी की थी। इसके अलावा उस वक्त इमरान खान अकेले व्हाइट हाउस आए थे और पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, जिससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आसिम मुनीर ही सुपर पीएम है और शहबाज शरीफ सिर्फ मुखौटा। वैसे अभी पाकिस्तान की इस बेइज्जती की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बंद दरवाजे के पीछे मुलाकात की और इस मुलाकात को मीडिया से दूर रखा गया। और इस बेइज्जती के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें भी कोई आवाज नहीं थी, यानी उसको म्यूट कर दिया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इसकी इजाजत नहीं दी और बाद में पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सरकार ने शेकी बगाड़ने के लिए अपना खुद का म्यूजिक लगाकर इस वीडियो को जारी कर दिया। हाथ भी कैसे मिलाया आपने देखा ही है, ये वीडियो देखिए। अब एक और बेइज्जती सुनिए। पाकिस्तान इस मुलाकात को ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक रूप से इस मुलाकात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया और ना ही इस मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश पीएम की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है। पाकिस्तान की तमन्ना तो यह है कि वो भारत जैसा बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों में समझिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हाइट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कम है। अब आसिम मुनीर की हाइट है 5 फीट 10 इंच और राष्ट्रपति ट्रंप की हाइट है 6 फीट 3 इंच। और आसिम मुनीर को लग रहा था कि जब वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे तो उनकी हाइट जो है लंबाई कम ना लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लंबी हील वाले जूते पहने। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसिम मुनीर लंबाई में राष्ट्रपति ट्रंप के बराबर ही लग रहे हैं। तो सोचिए हील कितनी होगी। इन्हें उठाना तो पाकिस्तान के लोगों को था जो गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये अपने जूतों की हील बढ़ा रहे हैं। यही इनकी हैसियत है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान से क्या चाहिए और इसी के साथ साथ क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी किस तरह की स्ट्रेटेजिक मदद करे, जिसकी वजह से वो इस बात पर डटे हुए हैं कि पाकिस्तान के साथ वो पूरा मामला आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, आज अगर आप बड़ी तस्वीर को देखेंगे तो इस नक्शे के साथ साथ आपको ये समझ में आएगा, कुछ ही देर में ये नक्शा हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान चाइना से इतना कर्ज लेकर बैठा है, इतना कर्ज लेकर बैठा है कि वो चाइना के मामले में अमेरिका के किसी काम नहीं आ सकता है। यानी चाइना के वो ऐसे दबाव में है कि यहां पर वो अमेरिका का साथ क्या ही देगा। रशिया तो पाकिस्तान को भाव तक नहीं देता, इसीलिए रशिया के मामले में भी अमेरिका पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं कर सकता। ईरान के मामले में भी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कभी मददगार साबित नहीं हुआ। अब ये आपके सामने मैप आ चुका है। तो चाइना से तो इतना बड़ा कर्जदार है कि पाकिस्तान इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। रशिया पाकिस्तान को भाव ही नहीं देता है। इस हिस्से में जूम इन कर लीजिए, थोड़ा इस हिस्से में आ जाइए, यहां पर आ जाइए। इधर अफगानिस्तान देखिए, पाक कर सकता है यहां पर अफगानिस्तान में यूएस की मदद, क्योंकि वो चाहता है कि वहां पर उसको उस हिस्से में मदद मिले। यहां पर ईरान, पाकिस्तान ने विश्वासघात कर दिया है, तो यहां पर मामला कैसे फिट होगा। और ये आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मामले में कुछ अमेरिका का साथ दे। इधर कर्जदार है इतना बड़ा चीन का। तो पाकिस्तान से आखिर ट्रंप चाहते क्या है। यहां भी राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान से सहयोग की जरूरत कम से कम कई जगहों पर नहीं दिख रही है। हाँ, एक अफगानिस्तान है, जैसा कि हमने आपको मैप पर दिखाया, जरूरत पड़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपने बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका की सेना को सौंप दे। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस पर पूरे भारत को नजर रखनी होगी। तो आखिर इस खबर में क्या है?
ये बगराम एयरबेस जो इस वक्त बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले हो जाए। 1950 में सोवियत संघ ने इसे बनाया था। 1950 में सोवियत संघ का ये मुख्य सैन्य अड्डा था अफगानिस्तान में। 2001 में अमेरिका का इस पर कब्जा हुआ। 77 वर्ग किलोमीटर इलाके को विकसित करने का दावा है और ये काबुल से आप देख रहे हैं दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो समझिए कि अमेरिका चाहता है कि इस जो बगराम एयरबेस है उसका नियंत्रण अमेरिका को मिल जाए, जबकि तालिबान सरकार ऐसा करने से साफ इनकार कर रही है। ये एयरबेस काबुल से 60 किलोमीटर की ही दूरी पर है परवान प्रांत में और इसे सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, सोवियत संघ ने बनाया था। स्ट्रेटेजिकली ये इतनी दिलचस्प जगह पर है कि अगर अमेरिका यहां पर इस एयरबेस पर उसको जगह मिल जाती है, बेस मिल जाता है, तो इस पूरे इलाके में, वापस आइए जो मैप हमने इससे पहले दिखाया था, अगर उस मैप को दिखा सकते हैं हम, इस पूरे इलाके में अमेरिका के लिए एक सॉलिड एयरबेस हो जाएगा, जिससे वो इस पूरे इलाके में, देखिए अमेरिका के लिए, यहां पर हम इसीलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये वो पूरा इलाका है जहां पर स्ट्रेटेजिकली दूर वाला अमेरिका चाहता है कि उसका एक एयरबेस हो और अगर अफगानिस्तान में बीचों बीच ईरान के बगल में उसको ये एयरबेस, जूम इन, ये एयरबेस मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका कहता है कि उसे ये एयरबेस खंडर हालत में मिला था, बाद में उसने 77 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले सैन्य अड्डे को विकसित किया। वापस आ जाइए अगले मैप पर। अब अगर वापस मिल जाना चाहिए उसे, जबकि तालिबान कह रहा है कि वो किसी कीमत पर अपनी जमीन अमेरिका को नहीं सौंपेगा। अब अगर अमेरिका को इस एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करना है तो वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है और संभव है कि इसी के बारे में आज राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ चर्चा की है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत भी है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर सके। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एयरबेस से चाइना की सबसे नजदीक न्यूक्लियर लैब, देखिए लोपनूर, इस एयरबेस से चाइना की सबसे नजदीक न्यूक्लियर लैब 2000 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की सेना इस एयरबेस का नियंत्रण हासिल करे। एक बार फिर से इस पूरी खबर को समझिए। यही वो बगराम एयरबेस है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अमेरिका चाहता है कि उसको नियंत्रण मिले और इसलिए वो पाकिस्तान की मदद चाहता है क्योंकि तालिबान तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये एयरबेस चाइना की सबसे नजदीक लोबनूर न्यूक्लियर लैब 2000 किलोमीटर से दूर है और चाइना इसके लिए राजी हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की सेना इस एयरबेस का नियंत्रण किसी भी तस्वीर में, किसी भी सूरत में हासिल करे। लेकिन अभी कुछ तो है जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पक रहा है और हम आपको यहां यह भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब इसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका पर भी सवाल उठे थे और ऐसा कहा गया कि इमरान खान रशिया और ईरान से नजदीकी बढ़ा रहे थे, जिसके कारण उनकी कुर्सी गई और शहबाज शरीफ को कठपुतली बनाकर सत्ता में लाया गया। और अब पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप अपने तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार मुलाकात की है और यही सबसे बड़ी बात है। ये हम आपको वहां के मीडिया के हवाले से बता रहे हैं। द यूएस टॉपलिंग ऑफ इमरान खान, यानी उनके सत्ता से जो बेदखल किया गया था, उसको लेकर ये दावे किए गए थे। वैसे एक सवाल आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 1 जनवरी 2018 को यह कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है। लेकिन आज वो इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनके साथ मुलाकात करते हैं। मैं आपको पढ़कर भी बताती हूं, पिछले 15 सालों में अमेरिका ने मूर्खतापूर्वक पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की है। खुद लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उन्हीं को बुला रहे हैं। तो जिनकी मदद करना पहले मूर्खता थी, उनसे अब मिलना और उनकी मदद की बात करना क्या है? रॉकेट साइंस तो है नहीं इसे समझना। उन्होंने हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हुए हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पनाह देता है जिनकी हम अफगानिस्तान में तलाश कर रहे हैं। ये किसी और ने नहीं लिखा है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है।
जिस वक्त दुनिया के तमाम देश युद्ध में उलझे हैं, उस वक्त अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक पोर्टो रिको में मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। देखिए, और इसके लिए अमेरिका थल सेना और नेवी की टुकड़ियों के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है और नए मिशन के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसीलिए कैरिबियन क्षेत्र में अपने द्वीप पर सैनिकों के साथ शिप, होवरक्राफ्ट और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। तस्वीरों में अमेरिका के सैनिकों को टैंकों के साथ देखा जा सकता है। समुद्री किनारे पर होवरक्राफ्ट चलाने की तस्वीरें भी आई हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और वेनेजुएला एक दूसरे पर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं और 10 दिन पहले ही अमेरिका ने 5 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को पोर्टो रिको में उतारा था और इसके जवाब में वेनेजुएला ने भी सैन्य अभ्यास किया था। अब आपको अमेरिका में कानून व्यवस्था की एक तस्वीर दिखाते हैं। कैलिफोर्निया के सैन रामन में करीब 25 नकाबपोश बदमाशों ने 80 सेकेंड में करीब 9 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए। ये अमेरिका की हालत देखिए, कैलिफोर्निया की खबर है। इन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी स्टोर पर हमला किया। सभी बदमाशों ने काले कपड़े पहने हुए थे और मास्क लगाया था। ये बदमाश हथियारों के साथ आए थे और डिस्प्ले केस को तोड़ने के लिए भी मजबूत हथौड़े और जरूरी औजार लेकर आए थे। इन्होंने कुछ ही सेकंड में 9 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए। डराने के लिए इन बदमाशों ने गोलियां भी चलाई। ये पूरी घटना फिल्मी अंदाज में हुई। बाहर इनकी गाड़ियां गेट खोलकर खड़ी थी और ये गहने लूटकर तुरंत फरार हो गए। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की है। दावा किया जा रहा है कि अब जब दोनों विमान में बैठे थे तब दोनों के बीच तीखी बहस हो रही थी और ये वीडियो विमान के बाहर से कैप्चर हुआ, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप मेलानिया ट्रंप की ओर उंगली दिखाकर कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया जवाब में सिर हिला रही हैं। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत सामान्य ना होकर तनावपूर्ण है। देखिए, एक बार ये वीडियो दिखा दीजिए फुल फ्रेम। कुछ महीने पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वीडियो भी चर्चाओं में रहा था। इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही विमान का दरवाजा खुलता है, राष्ट्रपति मैक्रों अचानक पीछे हटते हैं, जबकि उनकी पत्नी ब्रिगेड जो है मैक्रों के मुंह पर धक्का दे रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। मुमकिन है ऐसी स्थिति में आपका भी सामना हुआ हो। यह घटना हरियाणा के करनाल की है, जहां एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी की 70 लीटर की टंकी में 76 लीटर पेट्रोल डाल दिया गया है। अपनी BMW कार में डीजल डलवाने आए एक व्यक्ति ने टंकी फुल करने के लिए कहा और उसे 76.70 लीटर डीजल का बिल थमा दिया गया, जिसके बाद कार मालिक का दिमाग चकरा गया, क्योंकि कार की टंकी ही 70 लीटर की थी, तो उसमें ज्यादा तेल कैसे आ सकता है, जबकि कुछ तेल टंकी में पहले से ही था। इस गड़बड़ी की वजह से नाराज कार मालिक ने पुलिस को बुला लिया। पूरी टंकी खाली कराई गई और जब ये तेल मापा गया तो ये सिर्फ 57 लीटर तेल ही निकला, जिसके बाद कार मालिक ने इसे तेल चोरी का मामला बताया, कार्रवाई की मांग की। हालांकि पेट्रोल पंप प्रबंधन इसे तकनीकी समस्या बता रहा है और उसका कहना है कि टंकी में कुछ तेल और बाकी है। इस घटना के बाद बड़ी बात यह है कि हर दिन हर कोई तेल के माप के लिए नहीं रुक सकता, जबकि अधिकतर लोगों को यह संदेह रहता है कि उन्हें उतना तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जितना मीटर में दिखता है, जबकि पेट्रोल पंप पूरे तेल की गारंटी का दावा करते हैं। ये कैसे खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि 3 इडियट्स फिल्म से भारत के घर घर में मशहूर हुए सोनम वांगचुक पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने लद्दाख में हिंसा के लिए युवाओं को भड़काया और अपने एनजीओ की मदद से विदेशी चंदे का दुरुपयोग किया। इन आरोपों में आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आरोप लग रहे हैं कि वो लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा करना चाहते थे। अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया की मदद से कई देशों में तख्तापलट की कोशिश हुई थी और बड़े पैमाने पर अरब देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि इन आरोपों को सोनम वांगचुक लगातार खारिज कर रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच उनके एनजीओ पर विदेशी फंडिंग लेने के भी आरोप लगे, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ी। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में बीजेपी का दफ्तर और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।
लेकिन सवाल है कि 4 युवाओं की जो मौत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 80 लोग घायल हुए थे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अब 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो लोग घायल हुए थे उनमें। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 24 तारीख की सुबह 11:30 बजे भड़काऊ भाषण की वजह से प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। इस भाषण में अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया गया, नेपाल के जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। इसके बाद वांगचुक के भूख हड़ताल स्थल से हिंसक भीड़ निकली जिसने हंगामा किया। यह सब कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि वो लगातार भीड़ से शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ मान नहीं रही थी। भीड़ कह रही थी कि अब शांति का वक्त नहीं है। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 62 वर्षों में भारत के आसमान की सुरक्षा जिन कंधों पर थी वो आज योद्धा रिटायर हो गए हैं। हम देश के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 की बात कर रहे हैं जिसने कई युद्धों में भारत को गौरवान्वित किया। आज चंडीगढ़ एयरबेस पर हुए विदाई समारोह में MiG-21 की सेवाओं को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। अपने रिटायरमेंट के दिन MiG-21 ने अपनी शक्तियों का आखिरी प्रदर्शन किया। एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 6 फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भरी। यह आखिरी बार था जब MiG-21 ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। किसी समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने गए इस फाइटर जेट को साल 1963 में चंडीगढ़ में भी वायुसेना के सुपुर्द किया गया था। आज उसे इसी जगह पर सम्मान सहित विदा किया गया। अपनी सर्विस के दौरान MiG-21 ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धुआं कर दिया। इसके बाद 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी वायुसेना को धूल चटाकर बांग्लादेश बनवाया। फिर इसके बाद 99 करगिल युद्ध में भी MiG-21 ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उसके होते हुए भारत पर बुरी नजर रखना घातक हो सकता है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 ने पाकिस्तान के पलटवार की कोशिश को नाकाम करके अपनी उपयोगिता साबित की थी। एयरफोर्स की भाषा में जब 2 फाइटर जेट्स एक दूसरे से भिड़ते हैं तो उनको डॉग फाइट कहा जाता है। इसे MiG-21 बाइसन को डॉग फाइट का बादशाह कहा जाता था। साल 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने अमेरिका से ने डॉग फाइट में अपने से कई गुना ताकतवर और हाईटेक F-16 को मार गिराया था। आपको याद होगा कि उस दिन MiG-21 को फाइटर पायलट और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे और उन्हें MiG-21 की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे के दम उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर F-16 को मार गिराया था। उनके इस कारनामे ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया था। MiG-21 की काबिलियत और युद्ध के मैदान में उसके शानदार प्रदर्शन के सैकड़ों किस्से हैं। आज उन सभी गौरवमयी कहानियों को याद करते हुए उसे रिटायर किया गया। चंडीगढ़ में पूरे सम्मान के साथ इस बेहतरीन फाइटर जेट को शानदार विदाई दी गई। हम आपको इसकी कुछ खास तस्वीरें दिखाएं। देश ऐसे हैं जिन्होंने MiG-21 का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत अब तक एकमात्र ऐसा देश है जो अब भी इन्हें उड़ा रहा है। ये पुराने हो गए हैं लेकिन आज भी सर्विसेबल हैं और कॉम्बैट रेडी हैं। यही दिखाने के लिए एयर चीफ मार्शल खुद बादल फॉर्मेशन में एक फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि वक्त का तमाचा मुंह पर नहीं रूह पर लगता।